जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके 2 मार्च को दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम दोस्तों आपके शुरू हो गए हैं। तो हालांकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेट ला पाया क्योंकि कंटेंट ढूंढने में दोस्तों समय लग जाता है। इस वजह से दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लेट है। और आज जो मैं आप लोगों को जो सॉल्यूशन एनालिसिस कराने वाला हूँ वो दोस्तों आपको 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्टों की जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके जीएस में पूछे गए हैं उनका दोस्तों एक बेस्ट अप्रोच के साथ आप लोगों के लिए एक एनालिसिस लेकर आया हूं। इन क्वेश्चनों में दोस्तों आप लोगों को आज जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे मिले हुए हैं कि आपके जो 2 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किन किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। और दोस्तों ये सारी चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करने वाला हूं। और ये वीडियो दोस्तों उन सभी दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका भी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों नेक्स्ट डेट को एग्जाम रहने वाला है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जितने भी एग्जाम है उनकी सभी शिफ्टों का एनालिसिस का वीडियो जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आपके आरपीएफ कांस्टेबल के 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के, कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों जो आपको 3 फरवरी यानी कि दोस्तों कल के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है और उसकी सभी शिफ्टों का दोस्तों उसका भी हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी आपका शामिल है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में भी आया था और ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखो पूछा जा चुका है। तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आपके दोस्तों लिए कहाँ के संविधान से गए, तो आप सभी को पता होगा ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर था संविधान पूछा था किस भाग में, तो ये भाग दोस्तों 4 में सम्मिलित है। ठीक है, यदि आर्टिकल पूछेगा, देखो आने वाली शिफ्टों में आर्टिकल भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में क्या बढ़ रहे थे, तो आप बोल सकते हैं सर डीपीएसपी बढ़ रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बढ़ रहे थे। ठीक है, चलिएगा इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा और हम विशेष अध्ययन कर लेते हैं। दिया गया है कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से 1937 में लिया गया है और डीपीएसपी भारत के शासन के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अब जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है कि न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा, तो आप याद रखिएगा कि ये न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि पंचवर्षीय योजना से, देखो मैंने आपको लिए मैं एक वीडियो और लाऊंगा स्पेशल जीके और जीएस के लिए। अभी आपकी 2 शिफ्ट 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। ठीक है, यानी कि आज भी 4 तारीख है, तो आज के तो मेरा भी एग्ज़ाम है। तो आज जो भी एग्ज़ाम होगा उस सभी का दोस्तों एनालिसिस करके मैं वो टॉपिक्स, चुनिंदा टॉपिक्स लाऊंगा जिनका नेक्स्ट डेट को एग्ज़ाम रहेगा, उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक 100% तैयार करके जाने हैं। मैं आपको उस पर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर देख लेना और उस पर गारंटीड मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे उन टॉपिकों से। ठीक है, जैसा मैंने आपको एसएससी जीडी में बताया था कि भाई ये सब पढ़ लो, और वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को भी मिली थी। तो यही दोस्तों आपके लिए मैं स्ट्रेटजी का एक वीडियो अलग से ला दूंगा जिनका भी एग्जाम रहने को, कि वो आपको केवल उतनी ही चीज़ों को कवर करना है, इससे अलावा कुछ नहीं अलग से पढ़ना है। ठीक है, देखो पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है, तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो ये कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये तैयार किया जाता है। और ये योजना है, देखो पंचवर्षीय योजना का मतलब ही है कि ये 5 साल के लिए बनाई जाती है, क्योंकि पंच मीन्स 5 होती है। ठीक है, इन योजनाओं की जो संकल्पना और निगरानी योजना ये आयोग तय करता है। और योजना आयोग के जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही दोस्तों पूछा भी जा चुका है एग्जाम में और आगे भी बन सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि साल 2015 में नीति आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखो नीति का फुल फॉर्म, भाई ये फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, आगे आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना आयोग की जगह ली, यानी कि जो नीति आयोग था पहले इसका नाम नीति आयोग था, लेकिन 2015 में नीति आयोग ने क्या किया, इसको योजना आयोग में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो चाहे तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो भी प्रधानमंत्री बताना है। योजना आयोग पूछ ले तो भी आपको प्रधानमंत्री बताना है। ठीक है, और योजना आयोग ने किसकी जगह ली थी, नीति आयोग की जगह ली थी, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो आया था
एलिफेंटा, देखो एलिफेंटा जो उत्सव है ये पूछा है किस महीने में मनाया जाता है। आने वाली शिफ्टों में ये भी बन सकता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो हम बोलेंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। देखो महाराष्ट्र में तो स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ, औरंगाबाद। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपकी एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, और हमसे पूछा कि एलिफेंटा उत्सव, तो एलिफेंटा महोत्सव है ये हर साल फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है जूनागढ़ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो जूनागढ़ की गुफाएं, ये देखो संभावित प्रश्न है जो कि आने वाली शिफ्टों में आपसे बन सकते हैं। जूनागढ़ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आप बताओगे गुजरात में स्थित है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे सर कच्छ जिला जो है ये गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, आगे चलें। आगे दिया दोस्तों मध्य प्रदेश से स्थित गुफाएं भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश से स्थित आपकी जो गुफाएं जो नीचे दी गई हैं, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं ये रायसेन में स्थित हैं। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में स्थित हैं। सरुमारू गुफाएं सीहोर, ये भी एमपी में पड़ता है, वहाँ पर स्थित हैं। पांडव गुफाएं ये आपके पंचमढ़ी में स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछा था कि भगवान जगन्नाथ में कौन सी यात्रा निकाली जाती है। भाई सभी को पता है रथ यात्रा उनकी निकाली जाती है, और यह रथ यात्रा जो है हर साल आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है, और यह यात्रा दोस्तों कितने दिन तक चलती है, 10 दिनों तक चलती है। ठीक है, और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी भगवान वेंकटेश, भगवान विष्णु की बात हो रही है। उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। इस रथ यात्रा में दोस्तों कितने रथ होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 रथ होते हैं। आप कभी भी जगन्नाथ जी जाइएगा तो वहाँ पर आपको 3 मूर्ति मिलेंगी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सबसे आगे आपके बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद, और इस रथ को दोस्तों ताल ध्वज कहते हैं। जो बलराम जी का रथ होता है उसको क्या, कौन सा ध्वज बोलते हैं, ताल ध्वज कहते हैं। और बीच में उनकी बहन सुभद्रा का रथ होता है, और इस रथ को हम पद्म ध्वज के नाम से भी जानते हैं। देखो जब क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना थोड़ा सा यदि डीपली जाता है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है, और इसको हम गरुड़ रथ कहते हैं या गरुड़ ध्वज कहते हैं। ठीक है, देखो गरुड़ ध्वज किसको कहेंगे, भगवान विष्णु के रथ यानी जगन्नाथ जी के रथ को। पद्मा ध्वज उनकी बहन सुभद्रा के रथ को। और ताल ध्वज किसको बोलेंगे, बलराम जी उनके बड़े भाई उनका रथ को हम बोलेंगे ताल ध्वज। ठीक है, ताल ध्वज, पद्म ध्वज और गरुड़ ध्वज, इनको पॉइंट में अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये आपके जीवन में भी आगे काम आएंगे। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपकी समिति से क्वेश्चन आया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है। तो देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य से जुड़ी कुछ जानकारी है कि जैसे मौलिक कर्तव्यों को का संविधान भाग किससे लिया गया, भाग 4A से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, और ये 100% श्योर है कि जब तक आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा ये किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। मौलिक कर्तव्यों के संविधान में आर्टिकल 51A को सूचीबद्ध किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, तो आप बोलोगे सर रूस के संविधान से। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। ठीक है, इसको याद कर लो अच्छे से कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, रूस के संविधान से। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए मौलिक कर्तव्यों में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन होगा, तो आप कहोगे 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 42 का संबंध किससे है। तो देखो आर्टिकल जो 42 है इसका संबंध किससे है, तो हम बोल सकते हैं ये काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से है, और यह राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी सिद्धांतों में से एक है। तो ये आर्टिकल कौन सा होगा भाई, आप बोलोगे 42 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर नहीं बहती है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है कि नहीं बहती है। ठीक है, तो मालवा पठार से होकर तो एक तो आपकी चंबल नहीं बहती है, बेतवा नदी है, काली सिंध नदी है, केन नदी है, माही है, पार्वती है और गंभीर नदियाँ ये दोस्तों तो बहती हैं, लेकिन होकर कौन सी नहीं बहती हैं, तो देखो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला देखो आपके 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आया है। तो 1857 की क्रांति पढ़ लो भाई, जितने भी आप लोगों में से कुछ जीडी कांस्टेबल का जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्होंने भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो भाई जो स्ट्रेटजी आपको उसमें बताई थे ना वो सारे टॉपिक्स कवर करके जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया गया था। तो ये पूछा था कि कब किया गया था, तो 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया गया था। ठीक है,
आगे था क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई मौर्य साम्राज्य पढ़ के जाना, वो मैंने एसएससी जीडी की स्ट्रेटजी में बताया था, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर पढ़ के जाना भाई, वो सारे टॉपिक्स बहुत हेल्प मिलेगी। मौर्य साम्राज्य में अमात्य किसके प्रमुख मंत्री या सलाहकार होते थे? तो देखो राजा या शासक। तो शासक कौन होता है? जो शासन करता है, यानी कि राजा। तो अमात्य शासक और आम लोगों के बीच सेतु का काम किया करते थे। वे जनता की चिंताओं और ज़रूरतों को राजा तक पहुंचाते थे। मराठा साम्राज्य के वित्त मंत्रियों को अमात्य कहा जाता है। देखो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में डीपली बनाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए मराठा साम्राज्य के वित्त मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो आप बताओगे उनको अमात्य कहते थे। मौर्य राजा अशोक के वित्त मंत्रियों को महामात्य कहा जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई? विष्णुगुप्त थे। तो विष्णुगुप्त कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो मंत्री या अधिकारी को दर्शाता है। यानी कि अमात्य हम कहते किससे हैं? तो अमात्य मंत्री या अधिकारी को कहते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आया था कि मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला संगाई महोत्सव। तो देखो संगाई महोत्सव किस राज्य का है? मणिपुर का है। इसमें पूछा है कि कितने दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हर साल 21 से लेकर 30 नवंबर तक, यानी 21 नवंबर को स्टार्ट होता है, 30 नवंबर तक 10 दिनों तक मनाया जाता है। और यह मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव होता है। और इसके अलावा मणिपुर के दोस्तों प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे आपका आ जाता है साजिबू चेरोवा, याओशांग चेरोवा महोत्सव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरोवा, लुई नगाइनी, लाई हरोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, और कांग उत्सव। ठीक है, इन पर जिस पर मैं स्टार बना रहा हूँ इनको रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये आपके मणिपुर के प्रमुख हैं। और इसके साथ ये तो त्यौहार हो गए। अब इनकी बात करते हैं लोक नृत्य की। तो मणिपुर में आपका आता है रासलीला, जोगोई चोलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थांगटा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो सो बहू ऐसे पूछ लेते हैं, थांगटा लोक नृत्य किस राज्य से है? तो आप बता सकते हो मणिपुर। रासलीला भी मणिपुर का है, और जागुई चोलोम, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आया था कि गणगौर कितने दिन तक मनाया जाता है? तो देखो गणगौर एक ये फेस्टिवल होता है जो कि 17 से लेकर 18 दिनों तक मनाया जाता है। यानी 17 से 18 दिनों तक गणगौर उत्सव मनाया जाता है। और यह त्यौहार होता कब है? तो ये होलिका दहन के दूसरे दिन। जैसे कि अभी होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो होली जब जल जाती है उसके दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है, और चैत्र की शुक्ल तृतीया को ये आपका खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन आया था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो आपका अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात पॉइंट दिया गया है कि आर्टिकल 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि अधिकारी कार्यकारी अध्याय दिया गया है, कार्यकारी के तहत भारत के संविधान भाग 4 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 63 से 73 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। देखो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में? तो आप बताओगे आर्टिकल 63 से 73 में। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन? तो श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो आप बताओगे 14वें हैं। कौन से हैं? 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति थे कौन से प्रथम? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे भाई? तो आप बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भाई प्रमुख दर्रे पढ़ के चले जाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहे हैं। ठीक है, प्रमुख दर्रे तो वो है आपका काराकोरम दर्रा और नाथुला दर्रा। ये दर्रे वो हैं जो भारत और चाइना को जोड़ते हैं। भारत और तिब्बत को जोड़ने का दर्रा कौन सा? तो वो है आपका लिपुलेख दर्रा। और दिया गया कौन सा दर्रा लेह और कश्मीर को जोड़ता है? तो वो है आपका जोजिला दर्रा। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा है आपका दिफू दर्रा। और हिमाचल प्रदेश को, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको पीडीएफ के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, और इसके बाद है हिमाचल प्रदेश और लाहौर ज़िले के लद्दाख ज़िले से लेह को जोड़ने वाला दर्रा है वो आपका बारालाचा पास दर्रा। कुल्लू घाटी से भारत के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है तो वो है आपका रोहतांग दर्रा। ये वो दर्रे हैं जो आने वाले एग्जामों में आपसे बन सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि शिक्षा का संबंध किस आर्टिकल से है? तो भाई देखो शिक्षा यानी कि एजुकेशन का संबंध आर्टिकल 21A से है। 21A के तहत कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के जरिए इस अधिकार को लागू किया गया। इस अधिनियम को 2 जुलाई 2009 को संसद ने पारित किया और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आगे दिया गया आर्टिकल 45 के तहत 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका संयुक्त सैन्याभ्यास से आया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास 2024 कौन सा संस्करण था? तो वो था आपका ऑस्ट्रा हिंद। कौन था भैया? तो आप बताओगे सर ये ऑस्ट्रा हिंद था। और ये ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण नवंबर 2024 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर के बीच चला था। कब से कब तक? 8 से 21 नवंबर के बीच चला था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों और अर्थशास्त्री से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो वो देखो आपको पता है अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहे थे तब मनमोहन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन देखो उन्होंने वहीं से क्वेश्चन, देखो आपको मैं बता दूं कि जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है भाई 15 से 20 क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों करंट पर थोड़ा सा फोकस करना और स्टैटिक जीके पर भी सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चीज़ का भी विशेष याद रखना। ये समझ लो कि भाई जिसने जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन श्योर है। 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। भाई कब हुआ था? 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हुआ था। ये आपके एसएससी जीडी में भी शायद क्वेश्चन ये बन चुका है मेरे ध्यान से। शायद आया है कि नहीं मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन शायद आया है शायद उस टाइम। यानी 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। आगे चलते हैं। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 भारत के प्रधानमंत्री ये रहे हैं और इन्हें पद्म विभूषण 1987 में दिया जा चुका है। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वह है डॉक्टर विवेक देबरॉय का। किसका है? डॉक्टर विवेक देबरॉय। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने आपराधिक कानून 2024 में लागू किए गए? तो 3 किए गए। कितने? 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये देखो पहला आपका ये रहा, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये रहा। ये दोस्तों 3 आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखना। कितने किए गए? 3। अब यहाँ से दोस्तों हमारे सेकंड शिफ्ट के, ठीक है, 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2 मार्च के आपके ये आते हैं सेकंड शिफ्ट के। फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन मुझे मिले थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखो आपके जो प्रमुख जो उपनाम है ना, उनके वहाँ से क्वेश्चन आया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, यानी उनका उपनाम। तो देखो उनका उपनाम है, देखो फ्रंटियर गांधी है, ठीक है, बच्चा खान भी कहते हैं, बादशाह खान है, सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी ये पूछा जाता। तो ये सीमांत गांधी किसका नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, बच्चा खान भी कहते हैं और बादशाह खान भी कहते हैं। ठीक है, इनके चारों नाम याद रख लेना। अब यहाँ से हम दोस्तों आपको बताएंगे कि भारत के प्रसिद्ध लोग और उनके उपनाम के बारे में। देखो यहाँ पे आपके कुछ प्रसिद्ध लोग हैं, उनके उपनाम, जैसे कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और क्या कहते हैं क्वेश्चन? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद आपका आता है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर कहा जाता है। समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भाई जितने भी आपके प्रमुख उपनाम हैं इनको पढ़ के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। महाकवि कालिदास, इनको दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? महाकवि कालिदास को। चाणक्य, वही कौटिल्य या विष्णुगुप्त कौन है? चाणक्य को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन, यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुलाब्दीन को कहते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव उपनाम किसका है? विश्व कवि भी कहते हैं इनको। और कवि गुरु भाई रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन की रचना की। राजा जी और सीआर, भाई कौन है? चक्रवर्ती। सीआर यानी कि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बंगाल केसरी, देखो इसमें देखो आपको केसरी वाले 3 शब्द वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर आपके बिहार केसरी, बंगाल केसरी, पंजाब केसरी,
इन तीनों पॉइंटों में देखो केसरी आ रहा है यहाँ पर, है ना, लेकिन अंतर है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई, बिहार, बिहार को क्या बनाएंगे, बिहारी, और बिहारी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, तो भाई बिहार से क्या हो गए, बिहारी जी श्री कृष्ण, याद हो गया ना। अब ऐसे ही बंगाल है, तो बंगाल केसरी कौन है, आशुतोष मुखर्जी, कौन है भैया, मुखर्जी। अब जैसे कि ममता बनर्जी, भाई बनर्जी इज इक्वल टू मुखर्जी, बनर्जी और मुखर्जी में कैसी आवाज़ आ जा रही है, लगभग सेम वॉइस है, हालांकि अलग अलग है बनर्जी मुखर्जी, लेकिन आवाज़ वॉइस जो है वो कैसी सेम आ रही है। तो भाई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की ही तो हैं, तो भाई जब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या बुलाओगे सर, मुखर्जी जो है ना, तो मुखर्जी पश्चिम बंगाल आ गया, तो भाई मुखर्जी को आप बनर्जी बताएंगे, ठीक है। तो आशुतोष मुखर्जी बंगाल से हो गए। और पंजाब के तो पता ही है कि लाला लाजपत राय जी सरदार थे, तो भैया लाला लाजपत राय पंजाब के हो गए, ठीक है। देश रत्न भाई किसे कहते हैं, अजात शत्रु देश रत्न, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं ये, ठीक है। लाल बाल पाल, भैया लाल से हो गए लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गए आपके बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल ये तीनों नाम हो गए। बिहार विभूति किसे कहते हैं, तो डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह को कहते हैं, ठीक है। बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं। हरियाणा हरकेन कपिल देव को कहते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भाई वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। भाई महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से जानते हैं। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, सभी को पता है, ठीक है। देशबंधु चितरंजन दास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। शांत प्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को। स्वर कोकिला, भैया स्वर की कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि दी किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने, ये भी याद रखना वल्लभ भाई पटेल को। इससे क्या आपका रिवीजन भी हो रहा है और चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। देशबंधु चितरंजन दास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये शायद रिपीटेड आ गया ना, हाँ रिपीटेड आ गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहते हैं। यंग तुर्क चंद्रशेखर आज़ाद को। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर। CN अन्नादुरई अन्ना, अन्ना के नाम से इनको कहते हैं। माता बसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज थे। गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन थे, जमनालाल बजाज, याद रखने का, ठीक है। शुद्ध हृदय, भाई मदर टेरेसा, और शुद्ध हृदय की जगह कभी कभी निर्मल हृदय भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, तो निर्मल हृदय भी कह दो या शुद्ध हृदय, तो क्या बोलेंगे, मदर टेरेसा, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, आपके फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन आया था कि ऊष्मागतिकी तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो भाई ऊष्मागतिकी, भैया तापमान मात्रक पूछा, भाई केल्विन होता है, और केल्विन यानी कि कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइंस से पढ़ लो, देखो मोल क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोल, मोल का एसआई मात्रक, भाई मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। तो भाई मोल किसका मात्रक होता है, तो आप कहोगे सर पदार्थ की मात्रा का। आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप क्या कहोगे, मोल, ठीक है, मोल होता है। भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है, CD होता है, ये होता है कैंडला का, ठीक है भाई, इसको भी याद कर लेना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों स्टार बना लो, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन पर। रसोई में इस्तेमाल होने वाले, देखो रसोई में जो इस्तेमाल होते हैं ना जो खट्टे फल, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें होता है आपका साइट्रिक अम्ल। जो आपके मौजूदा मैक्सिमम जो आपके फल होंगे ना उनमें ज़्यादातर आपके साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि आपका नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जामुन है, की, और ये आपका चीकू हो गया, ये कीनू लिखा है, यहाँ पर चीकू होना चाहिए, ठीक है। अंगूर है, ये जैसे खट्टे फल है ना, जितने भी आपके मैक्सिमम खट्टे फल होते हैं उनमें ज़्यादातर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यदि मैं अब बात करूँ कि सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, सेव में, तो आपको सर सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें साइट्रिक मत कर देना सर, है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेव में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6, इसकी किसका रासायनिक सूत्र हो रहा है, साइट्रिक अम्ल का, C6H8O7, ये होता है साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका, उत्तराखंड के उत्तरायणी पर्व किस त्यौहार पर मनाया जाता है, तो ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो उत्तरायणी जो मेला होता है ये भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं कुमाऊं क्षेत्र के आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है, जो सरयू नदी और गोमती नदियों के तट पर आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे मकर संक्रांति को पेंगा पांगा कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश में इसे माघी साजी कहते हैं, और पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं। जैसे कभी आपकी जनवरी में लोहड़ी मनाई गई थी ना, तो
विभिन्न विभिन्न राज्यों में उसको अपने हिसाब से कहते हैं। भाई हम लोग क्या बोलेंगे, भैया मकर संक्रांति है। सरदार जी लोग क्या बोलेंगे, पंजाबी लोग, भैया लोहड़ी है ना। ऐसे ही गुजरात और राजस्थान में लोग उसको उत्तरायण कहते हैं। भाई आज क्या फेस्टिवल है, उत्तरायण बोलेंगे। तो भाई अपनी अपनी तरीके होने, है ना, अपने अपने राज्य का। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी भैया कहते हैं, भैया आज खिचड़ी का त्यौहार है ना। ऐसे ही बिहार में इसको तिल संक्रांति कहते हैं। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति बोलते हैं, क्योंकि पूष का महीना चलता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। भाई देखो पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। देखो अपने अपने राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। त्योहार फेस्टिवल वही होते हैं, बस उनके मनाने का जो तरीका है वो अपने राज्य के हिसाब से होता है। अब देखो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। अब हम लोग क्या कहेंगे, भाई पोंगल कैसा त्यौहार है भाई, है ना। तो लेकिन होता वही फेस्टिवल है। जो मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं वो लोग पोंगल बोलते हैं, बस इतना अंतर है। ठीक है। अब केरल में वो बोलते हैं मकर विलक्कू बोलते हैं। असम के लोग उसको मांग बिहू बोलते हैं, जो महांग बिहू। और भोगाली बिहू जो होता है ना, ये आपका बताया था बिहू असम का है, तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और झारखंड और बिहार में मकर संक्रांति को संक्रांत भी कहते हैं, संक्रांत। भाई और कुछ लोग जो अपने यहाँ जो बूढ़े दादा दादी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी लोग बोलते हैं भाई आज क्या है, भैया संक्रांत है, संक्रांत। वो संक्रांति कह देते हैं सीधे, मतलब मकर ना बोले वो संक्रांत कह देते हैं। तो ये भी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका आर्टिकल 45, भारतीय संविधान का आर्टिकल 45 में बाल और शिक्षा से जुड़े प्रावधानों का संविधान के किस अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। तो वो था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के जरिए इसको जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए आर्टिकल 45 में बदलाव करके जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किया गया था, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, एडीएल कहा जाता है, और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो वो है आपका वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। आगे अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस संशोधन में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो ये आपका पहला संविधान संशोधन था। पहला संशोधन अधिनियम था 1951 के जरिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और यह संशोधन जो हुआ था ये शंकरी प्रसाद मामले 1951 के जवाब में आया था। इस संशोधन के जरिए आर्टिकल 31B को जोड़ा गया था। और इस अनुच्छेद के जरिए कृषि सुधार और जुड़े कानूनों और जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा की गई थी। पहले संशोधन में इस अनुसूची में कुल 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद में इसके विभिन्न संशोधनों के बाद इस अनुसूची को संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई। भूमि सुधार भारत के किस आर्टिकल के संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, कि भूमि सुधार भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। तो भूमि सुधार वर्णन आपके आर्टिकल 9वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था ओलंपिक से। ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। तो भाई कौन है, भाई मनु भाकर ने। कब, पेरिस 2024 ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता। और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। तो 5 सितंबर 1848 में यह स्कूल महिलाओं की शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय बना था। सत्यशोधक समाज, भैया ज्योतिबा राव फुले ने 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। तो वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसको बोलते हैं ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके फुल फॉर्म याद रख लिया करो, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकते हैं। ईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 324(1) में आयोग को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करता है। और यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का भी संचालन करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है। तो गगनयान मिशन का एक ही मकसद था कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजकर फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाकर अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह अच्छा क्वेश्चन था, लेटेस्ट वही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के 2 बराबर
भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। यह नदी सुदूर पूर्वी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में बहती है और यह भारत के पश्चिम में पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और ताप्ती नदी है। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली विशेषता निश्चित जलधारा, मेंडर्स की अनुपस्थिति और पानी की गैर बारहमासी प्रभाव हिमालय की तुलना में पुरानी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन तो भाई सभी लोगों ने कर भी लिया होगा और पाटलिपुत्र ये आधुनिक पटना के नाम से इसको जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार बोलेंगे। मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पूर्व भाग की राजधानी तौसाली थी, उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला थी और पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण भाग की राजधानी स्वर्णगिरी थी। ये दोस्तों इनको जो 4 भाग में बांटे गए तो उनकी चारों की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की जानकारी का जो मुख्य स्रोत होता था वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका की पुस्तक में देखने को मिलता है। मेगास्थनीज पुस्तक किसकी थी? इंडिका जो पुस्तक थी वो मेगास्थनीज की थी। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 क्या कहता है? तो 164 आर्टिकल में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। आर्टिकल 164 के मंत्रियों के वेतन, भत्ते, शपथ और अयोग्यता की प्रक्रियाओं के लिए भी दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि जो रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई, इसको याद रख लो, 1676 मिमी यानी 5 फुट 6 इंच होती है और इसे वाइड गेज या बड़ी लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो 1676 मिमी और 5 फुट 6 इंच। मानक गेज की चौड़ाई पूछेगा तो 1435 मिमी और लगभग 4 फुट 8 से 1/2 इंच। मीटर गेज की चौड़ाई तो 1000 मिमी 3 फुट से कितना हो जाएगा? 6/8 इंच, ठीक है। और नैरो गेज की चौड़ाई पूछेगा तो 762 मिमी या 610 मिमी कहते हैं। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने मिलकर किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने दोनों ने मिलकर भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। किसकी? भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी और संघ की स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। क्वेश्चन बन सकता है कि बताएगा भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। याद रख लेना भाई, 1917 में इसकी स्थापना की गई थी और इस संघ का जो मकसद था वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था। वही पहले महिलाएं वोट नहीं डालती थी, लेकिन जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई तो ये इसका जो टारगेट था वो था कि महिलाएं भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने इन्हें दोस्तों नाइट इंगल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था और सरोजिनी नायडू की जो जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किसमें दिया है? 13 फरवरी। ये सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाते हैं और 13 फरवरी को बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू की जयंती, ठीक है। आगे चलते हैं, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और रानी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। आगे देखो, 1857 की क्रांति थे, नाना साहेब का सेनापति का नाम क्या था? तो वे थे तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन ये भी आया था 1857 की क्रांति से कि 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि ब्रिटिश भारत के किसी गवर्नर जनरल ने अवध राजा को उसके चेरी के रूप में वर्णित किया जाए और जो कि एक दिन में मुंह में गिर जाएगी। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन खोली गई थी और ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मतलब जो जो चीज़ें की गई उनके बारे में बताया गया है। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी जिसको कहते हैं, यहाँ पर लिख लेना, राज्य हड़प नीति। कौन सी? राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी विभगत सिद्धांत को इसी ने तैयार किया था। और डाक, जो भाई डाक की जो व्यवस्था है ना, डाक व्यवस्था, ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और विधवा पुनर्विवाह विधेयक किसने पारित किया था? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शासकों में से कौन निशंभुसूदिनी देवी मंदिर के निर्माता थे? तो वो थे भैया चोल शासक विजयालय। किसने करवाया था? चोल शासक विजयालय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है
कि वित्तीय बजट में नकद आरक्षित अनुपात CRR के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो देखो, नकद आरक्षित अनुपात CRR किसी बैंक की जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे उस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास नकदी में रखना होता है। यह भारत में मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख उपकरण होता है। इसके पहले चरण में 14 दिसंबर 2024 को CRR को घटाकर 4.25% किया गया। दूसरे चरण में 28 दिसंबर 2024 को इसे 25 आधार अंक या 0.25% से घटाकर इसको 4% कर दिया गया था। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में कब भाषण दिया था। तो ये याद रखिएगा 11 सितंबर 18, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने दोस्तों भाषण दिया था। आगे चलिए भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये कौन से थे, तो आपको कह ये 50वें थे। और 91वें कौन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये 91वें हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो पता होगा सभी को। और ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलें। और मैं आपको बता दूं, जो मैथ आई थी जो सेकंड शिफ्ट में लोगों के द्वारा बताए हुए, तो जो मैथ में बताया गया कि जो क्वेश्चन का जो लेवल आ रहा है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था आपके सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, देखो आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेन रेलगाड़ी वाली चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके 2 क्वेश्चन ये मैथ से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर वही चैप्टर है जो मैंने आपको बताए भी थे, है ना। डिस्काउंट देखो बट्टे से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी आपके जो LCM HCF है यहाँ से भी दोस्तों आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं आपकी 2 मार्च की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे दोस्तों 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में, कि 2 मार्च को थर्ड शिफ्ट के आपके जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो आपसे 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। अब हम दोस्तों यहाँ से थर्ड शिफ्ट के बारे में बताते हैं। तो देखो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। तो वो थे गुरु अमरदास। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था सिख वाली चैप्टर से। अब देखो सिखों के जो धर्मगुरु थे वो 10 गुरु हैं। अब इनको पढ़ लो। देखो अब आप लोगों को में एग्जाम में बन सकते हैं कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो पहले गुरु हो गए गुरु नानक देव, दूसरे गुरु हो गए गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु हो जाएंगे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पाँचवें गुरु हो जाएंगे अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हर राय ये आपके 7वें गुरु हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक 7वें गुरु आपको पढ़ लेने अच्छे से। ठीक है, नानक देव तो पहले हैं, ये तो याद होगा, अंगद देव तीसरे अमरदास हो गए, लास्ट वाला भी पढ़ लेना भाई। ठीक है, इसके बाद गुरु हरकिशन है, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये हमारे 10वें गुरु हो गए। ठीक है, ये हमारे 10वें गुरु हो गए। आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो वैदिक सभ्यता से पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता किस पर निर्भर थी। तो देखो वैदिक जो सभ्यता थी वो आपकी पशुपालन और कृषि पर निर्भर थी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हिस्ट्री का। और सभ्यता हड़प्पा जो है ये संस्कृति के पतन के बाद भारत में ये विकसित हुई थी। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया था, अब हो सकता है बन जाए आपके एग्जाम में, कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो आपको सिर्फ वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो आपका ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं इसी को। ठीक है, एक तो पूर्व वैदिक काल हो गया और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ये 2 भाग हैं। देखो उत्तर वैदिक काल सॉरी आपका जो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, इसका जो समय सारणी है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इनका जो समय अवधि है इनको जरूर याद कर लेना, समय अवधि बहुत पूछता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भाई सभी को पता है 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आगे दिया गया आपके जो पद हैं उनमें कौन कौन सी आयु होनी चाहिए। तो देखो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, विधानसभा का सदस्य विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, विधानसभा परिषद का सदस्य MLC के लिए 30 वर्ष की आयु होना उचित है। अगला क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो वो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, उनका जो कार्यकाल रहा वो 25 जुलाई 1982 से
25 जुलाई 1987 तक रहा है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए टाल दे और उसे संसद में वापस ना भेजे। इस तरह से राष्ट्रपति प्रभावी रूप से उस विधेयक को वीटो कर देता है। पॉकेट वीटो के जरिए राष्ट्रपति ना तो विधेयक का समर्थन करते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं और ना ही उसको लौटाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों 3 वीटो पावर होती हैं। एक तो होता है पूर्ण वीटो, दूसरा होता है पॉकेट वीटो और 3 होता है निलंबन वीटो। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के तैयार होता है कि भारतीय के राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। तो आप कहोगे 3 प्रकार की, कौन कौन सी? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबन वीटो। अगला क्वेश्चन आपका आया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग नेटवर्क जाल की कुल लंबाई क्या है? तो वो है आपकी 5,846 किलोमीटर। यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उत्तर ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती है। वो कौन कौन से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? देखो, वो आपको दिया गया, पहला आपको दिया गया दिल्ली कोलकाता, चेन्नई टू मुंबई, कोलकाता टू चेन्नई और मुंबई टू दिल्ली। ठीक है, ये आपके 4 हैं। इनकी लंबाई आपको दी गई है 1453, 1290, 1684, 1419 और समापन है 31 अगस्त 2011। इसका भी है, इसका 13, इसका 11, लेकिन डेट सबकी सेम है 31। ठीक है, इसलिए कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा इसको गलियारा कहा दर्जा दिया गया है। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? देखो कोल विद्रोह, देखो कोल विद्रोह जो आपका शामिल था वो था बुधु भगत, एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1831 से 32 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह जो हुआ था ये आपके कोयले से संबंधित था, कोल कोयला कहते हैं ना। तो झारखंड के कोल जनजाति के द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में ईस्वी में किया गया था। यह एक विद्रोह जो है ये कोल जनजाति के द्वारा किया गया था। वैसे कोल मीन्स कोयला भी होता है, लेकिन ये कोल एक जनजाति हुआ करती, तो वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो अत्याचार करते थे, तो उसी के खिलाफ ये कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, कोल मीन्स कोयला होता है, लेकिन ये कोयला से संबंधित नहीं होकर ये होगा कोल जनजाति से। ठीक है, जो 1833 तक चला। यह भारत के अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेजों के बाहरी लोगों को दिक्कू के शोषण के बदले के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो वो रूसी क्रांति से ली गई है। कहाँ से? रूसी की क्रांति से। 1917 में राजशाही के उन्मूलन के साथ शुरू हुआ। इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। फ्रांसीसी क्रांति में आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो आपको उत्तर ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान से ली गई है। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? जापान से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी आयरलैंड। आगे है संगमरमर कौन सी पर्वतमाला में पाया जाता है? जो संगमरमर होता है ये किस पर्वतमाला में पाया जाता है? तो अरावली, काराकोरम, एपेनिन जैसी कई पर्वतमालाओं में पाया जाता है। जो संगमरमर होता है ये काराकोरम पर्वतमाला की पश्चिमतम उपश्रेणी बातूरा मुश्ताक का एक पहाड़ होता है, उसी से ये मिलता है। आगे देखते हैं वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री। भाई बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई, धर्मेंद्र प्रधान। ये तो भाई सबने कर लिया होगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस संशोधन के रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 1971 के 26वें संविधान संशोधन के अधिनियम ने। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया और भारतीय संविधान का भाग किया गया था। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर पॉइंट स्किप हो गया है, कोई नहीं। यहाँ पे देखो आपका दिया गया कि 25वां संशोधन अधिनियम, 25वां जो संशोधन अधिनियम है 1971 राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति में संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को प्रतिबंधित करना था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C में एक हिस्से को उस तक हद तक रद्द कर दिया जिसे हद तक उसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन लिया था, और यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में किया गया था। यदि हम बात करें 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में बनाया गया था। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को पुनर्गठित करना, और इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम में एक विधायिका और मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती थी? तो वो केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है
कि क्योंकि मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल के पश्चिमी घाट से टकराती है, इस कारण दोस्तों वहाँ की जो पहली वर्षा होती है वो केरल पर पड़ती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तीसरी अनुसूची जो है ये विभिन्न संवैधानिक पदों जैसे भारत के केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(4), 99, 124(6), 164(3), 188 और आर्टिकल 219 भी इसमें शामिल है। अब यहाँ पर देखो आपकी अनुसूची दी गई कि पहली अनुसूची में किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है ये राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रदेशों के नाम से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो है ये आपके भारत के राष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रक, न्यायालय परीक्षण के वेतन और भत्तों का प्रावधान इसमें किया गया है। तीसरी अनुसूची में न्यायाधीशों के सहित निर्वाचित अधिकारियों के लिए कार्यकालों की शपथ और अभिकथन के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों की परिषद की सीटों के आवंटन के प्रावधान है। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का पर नियंत्रण करने के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति वाले क्षेत्रों के रूप में प्रावधान दिया गया है। सातवीं अनुसूची में आपकी 3 अनुसूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में, दास है 10वीं, दास है दल बदल, ऐसे याद रख लो इसको। पंचायतों की शक्ति ये आपके 11वीं अनुसूची में। शक्ति प्राधिकरण नगर पालिका की जिम्मेदारियों का प्रावधान संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात से पोरबंदर को असम से सिलचर से जोड़ता है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 27, नेशनल हाईवे 27 है। ठीक है। पूर्व पश्चिम का गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा भारत के उत्तर से श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारतीय वायुसेना दिवस 2024 पर आयोजित एयर शो और परेड किस शहर में आयोजित की गई थी? तो देखो भारतीय वायुसेना दिवस है ये आपका प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये तो भाई सभी को पता होगा। ठीक है। 4 दिसंबर को नेवी डे, 15 जनवरी को आर्मी डे। चेन्नई के मरीना बीच पर हुई थी यह समारोह 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ था। इस दिन भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाई थी। देखो आने वाली एग्जामों में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय वायुसेना का जो वर्षगांठ है ये कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो आप याद रखिएगा ये 92वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा व्यापार को मजबूत किया था? तो वो है आपका कोयले के रूप में उच्च, कोयले में उच्च रूप में भारत में ऑस्ट्रेलिया का निर्यात 74% संकेंद्रित था, जिनमें से अब 71.4% कोकिंग कोल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि उत्तरी सरकार तट क्या है? तो उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का वह हिस्सा है जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में आता है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में फैला है और इसे उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। पूर्व तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी सरकार और दूसरा कोरोमंडल तट में इसको बांटा गया है। कोरोमंडल तट पूर्वी तटीय मैदान का एक दक्षिणी भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अभी देखो मैंने आपको पिछली पॉइंट में बताया था ना कि चंद्रगुप्त का मौर्य कौन था? भाई बिंदुसार था। कौन था भाई? बिंदुसार। बिंदुसार को अमृतघट के नाम से भी जाना जाता है, अमृतघट के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये तो अभी बताया भी था। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल का हिस्सा या सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था? तो वो कानपुर से किया था। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका मूल नाम धोंडू पंत था। क्या नाम था? धोंडू पंत था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक शिवरात्रि का त्यौहार हर साल किस महीने में आता है? तो वो देखो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला ये आपके पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आयोजित एक वार्षिक धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने इसकी कमान संभाली थी आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, सब लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके 2 मार्च को जो आपके तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो आपके पूछे गए थे।
तो बाकी की जो आपको जो 3 मार्च की जो तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है उस पर वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल से बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे भाई सभी लोग। ठीक है, और इसका जो PDF है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो का जो है PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोग तुरंत जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ी देर में आपको PDF वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, तो जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपकी RRB ग्रुप डी NTPC की जो मैं आपकी क्लास चला रहा हूँ मैथ और GK की, तो आज जो है वो मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा एग्ज़ाम है भाई, तो मैं एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा, तो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ना बना पाऊँ। ठीक है, तो आज आपकी मैथ की क्लास नहीं होगी और ना ही GK की क्लास होगी, और उसकी जो क्लास होगी वो हम आप लोगों को नेक्स्ट डे यानी कि 5 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जो है अपनी पिछली क्लासों का रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो उसको आज जो क्लास है मैथ की और GK की क्लास नहीं होगी, और कल से आप लोगों की क्लास नेक्स्ट डे से रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप लोग करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।